हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी एटम इन मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमने एटम के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में सारी बातें कर चुके थे और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी अपनी बात हो चुकी थी। उसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या उसके व्यूज हैं, ये सारी बातें अपनी हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे एटम की ही, पर उससे पहले एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ और एक एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन शॉट में डाल दूँगा, उसको आप अपने आप घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो एग्जाम्पल है इन एन एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट $14 grams of sodium bicarbonate, 14 grams of sodium bicarbonate was allowed to react with $10 grams of acetic acid, 10 grams of acetic acid after the reaction was completed, it was found that only 16.67 gram solution was 16.67 gram solution was left because a gas escaped from the container, because a gas left from container. What must be the mass of the gas? What must be the mass of the gas which escaped into the atmosphere, which escaped from the escaped into the atmosphere. Name the law applied. तो ये है क्वेश्चन जिसको अपन को सॉल्व करना है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कह क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, साइंस में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का, पहले उसको अच्छे से रीड करेंगे, उसको समझेंगे वो कहना क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हमारे द्वारा किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, जिसमें 14 ग्राम हमने लिया है Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको रिएक्ट किया जा रहा है 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। समझ लो, ये तो रिएक्टेंट है Na2CO3 और CH3COOH, जिसमें से 14 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। और इस रिएक्शन के बाद जो हमको ये प्रोडक्ट आ रहा है उसका वेट है 16.67 ग्राम, और इसमें से गैस जो है वो साथ में गैस भी बनी है एज ए प्रोडक्ट, वो एस्केप हो गई है किसमें, एनवायरनमेंट में। तो हमको जो वो गैस एस्केप हुई है उसका मास निकालना है, साथ में उसमें व्यू निकालना है कौन सा। तो सीधी बात है, पहले तो हम बात करेंगे
मान लीजिए जो गैस है अपने पास, लेट द गैस HX, मान लिया हमने कि जो अपने पास गैस है उसको हमने X मान लिया। क्या मान लिया? X। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने एक लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में कि ना तो आप जो मास है जो रिएक्टेंट का जो होता है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां हम रिएक्टेंट की बात करें तो अपने पास है साहब 10 ग्राम प्लस 14 ग्राम, ये अपने पास क्या है? रिएक्टेंट है। ये है आपके पास टोटल हो गए 24 ग्राम। जो प्रोडक्ट आया आपका ये तो रिएक्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो आपके पास है वो है 16.67 ग्राम प्लस जो गैस एस्केप हुई है वो कितनी है? X। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो टोटल मास है, रिएक्शन होने के बाद टोटल मास के क्या होना चाहिए? बराबर है। और ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कौन सा रूल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के तहत हमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद का जो मास है वो क्या होना चाहिए? बराबर। तो रिएक्शन होने से पहले अपने पास है 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 16.67 प्लस X, जो है 24 इज इक्वल टू 16.67 प्लस X। X निकालेंगे तो 24 में से आपको माइनस कर देना है 16.67। क्या कर देना है? 24 में से 16.67 को माइनस कर देना है। बचा आपके पास X इज इक्वल टू 7.33 ग्राम। तो जो गैस जो एस्केप हुई है वो कितनी है? 7.33 ग्राम। और इसमें जो लॉ है जो लागू हुआ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, टोटल मास अपना लेना है बिफोर द रिएक्शन, उसको इक्वल टू लगाना है, और टोटल मास लेना है आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद। जैसा कि हमको पता है कि रिएक्शन में भाई 16.67 ग्राम का सॉल्यूशन मिला है, प्लस जो गैस एस्केप हुई है उसको भी तो ऐड करना है, वो भी तो उसी का ही एक पार्ट है, तो उसको एक्स माना था। इस तरीके से आप उसको एक्स को या फिर गैस को उसको निकाल सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन एक न्यूमेरिकल जो कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे हम एटम की छोटी सी। एटम की अगर बात करें तो एटम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, और रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होने के बाद जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए। आपको ये भी बताया मैंने कि एटम जो है वो सब एक जो मैटर है, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है तो इसके सारे के सारे जो एटम हैं वो सेम होंगे। समझ में आई आपको बात? दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि एटम जो है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, यानी एग्जिट फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये किसी न किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में आपको मिलेंगे एज ए कंपाउंड। पर कुछ ऐसे भी एटम हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिनमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, और भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये दो बार सबसे मेन बात तो ये है कि एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, प्लस जो एटम है उनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है एक मैटर में पाए जाने वाले सभी एटम की, और ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते अमूमन मोस्टली।
बात करें सबसे छोटा जो एटम होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है जिसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। ये बात हुई एटम की। ज्यादा कोई बात नहीं, सारी बातें हो चुकी थी अपनी एटम। फिर बात हुई कि एटम जो है बहुत सारे डिस्कवर हो चुके थे। अब तक 118 एटम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब उसके बाद खुद जॉन डाल्टन, क्योंकि देखो एटम बहुत सारे हैं जिनको एक साथ याद रखना या फिर उनको ऐसे लर्न करना बहुत ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए इनको सिंबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। तो इन्होंने कुछ सिंबल बनाए, जैसे ये बना दिया साहब हाइड्रोजन का, ये बना दिया साहब फॉस्फोरस का। पर ऐसे जो सिंबल हैं वो इतने ज़्यादा डिस्कवर एलिमेंट के एटम को आप सिंबल में नहीं रख सकते। सिंबल में रखने के बाद फिर आए एक स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन के केमिस्ट जे बर्जीलियस। कौन आए? एक स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस। और इनके द्वारा जो सिंबल दिए गए एटम के वो यूनिवर्सल हैं, यानी सारी जगह माने जाने हैं। तो इन्होंने बताया कि एज ए सिंबल, एज ए साइन में आप कभी भी एटम को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इन्होंने अल्फाबेटिकली, कैसे? अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया किनको? एटम्स को। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी करी इसमें। इन्होंने सभी एटम को अल्फाबेट्स, उनके पहले जो जैसे कि कार्बन है तो उसका फर्स्ट लेटर है सी, तो इसको सिंबल दिया सी। पर ऐसे जैसे हाइड्रोजन है इसको दिया एच। पर आगे जब इन्होंने ऐसे सिंबल पहले लेटर में बनाने लगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे, कुछ ऐसे एटम भी थे जो इनका फर्स्ट लेटर, जैसे हाइड्रोजन है तो हीलियम भी क्या है, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके दूसरे लेटर को भी ले लिया, उसको स्मॉल में लिखा। सेकंड लेटर को किसमें लिखा? स्मॉल लेटर में। जैसे कैल्शियम, ये भी सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका सेकंड एटम भी, सेकंड जो वर्ड है उसको लिया, पर सेकंड जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाने लगा। कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनको उनके कई ऐसे एटम भी है जिनको उनके ग्रीक वर्ड में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, जैसे कि आपका गोल्ड है, क्या है? गोल्ड। इसका लैटिन वर्ड में नाम है ऑरम, इसीलिए इसका नाम दे दिया एयू। जैसे सिल्वर का है अर्जेंटाइन, जिसको एजी नाम दे दिया। तो कुल मिला के जे बर्जीलियस ने एटम्स को सिंबल्स में नहीं बल्कि उनके अल्फाबेटिकली उनको रिप्रेजेंट किया। इन सभी की मैं एक स्क्रीनशॉट आपके पास डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। तो ये बात हुई एटम की, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया। एटम की कोई ज़्यादा बात नहीं, तो नॉर्मल सी बात थी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इम्पोर्टेंट है एटम का। तो ये थोड़ी आपको जानना है बस कि एटम होता क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसके भी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे छोटा जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, जिसकी रेडियस है 10⁻⁻10। फिर बहुत सारे एटम की डिस्कवरी हुई जिनको अलग अलग सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। डाल्टन ने सिंबल बनाए उनके, पर सिंबल में उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर आए जे बर्जीलियस, इन्होंने अल्फाबेटिकली जो एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और जो इन्होंने अपना ये रूल दिया, यानी एटम को अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट करना, ये यूनिवर्सल था, यानी सारी जगह माननीय है। इन्होंने सभी एटम को उनके पहले तो फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया, जिनके फर्स्ट लेटर पहले आ गए थे उनको सेकंड लेटर को स्मॉल लेटर के रूप में यूज किया, और जो पहला लेटर और सेकंड लेटर भी इनका यूज हो गया उनको उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में उनके जो नाम थे उनके हिसाब से रिप्रेजेंट किया। तो आज का टॉपिक यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करें, अच्छे से लर्न करें, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।